स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पहले ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस ड्यूल को सिंप्लेक्स से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू 2x1 माइनस 3x2 विद सब्जेक्ट टू कंडीशन 2x1 माइनस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 माइनस x2 प्लस x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन है हमारे पास x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए, ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम है। इस प्राइमल प्रॉब्लम को हमें ड्यूल में कन्वर्ट करना है। तो जो गिवन प्रॉब्लम है वो इस फॉर्म में हमारे पास मिनिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी आप ड्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या देखना है, अगर फंक्शन मिनिमम दे रखा है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेक करना होता है, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन मिनिमम है और इनइक्वालिटी जो आपकी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं यहाँ पे, ये भी ग्रेटर देन बन रहा है, सेकंड कंस्ट्रेंट है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू बन रहा है। मतलब दोनों इनइक्वालिटी के जो साइन है वो क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब जब आप इसको ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो मिनिमम मैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इनइक्वालिटी का जो साइन बन रहा है, जो कंस्ट्रेंट बनेंगे हमारे पास, वो क्या आएंगे, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए ये मैक्स हो गया, ये लेस देन बन जाएगा। तो मैक्स ऑफ जेड ड्यूल इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन सी ट्रांसपोज और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ड्यूल में इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ देखिए बी जो हमारे पास बन रहा है वो 3 और 2 है। तो यहाँ पे जो प्राइमल का बी बन रहा है आपके पास, मतलब कंस्ट्रेंट का जो राइट हैंड साइड है, वो ड्यूल के अंदर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर चला जाता है। तो इसको आप लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि ये b बन रहा है तो b का ट्रांसपोज यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3w1 प्लस 2w2 मैक्स ऑफ d इक्वल्स टू। फिर यहाँ पे हमें देखिए a जो मिल रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिल रही है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज लेना है, तो आप पुट करोगे तो 2w1 और प्लस w2 इस फॉर्म में आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो हमारा प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट बन रहे हैं वो ड्यूल के अंदर क्या बन जाएंगे, कंस्ट्रेंट का राइट हैंड पार्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट कंस्ट्रेंट के आगे 2 बन जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड देखिए यहाँ से ये जो कॉलम है माइनस w1 माइनस w2, यहाँ से जो कोफिशिएंट बन रहे हैं माइनस वन, ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, w1 w2 से। तो माइनस w1 माइनस w2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है देखिए, -3। फिर थर्ड यहाँ से पुट करेंगे -w1 प्लस w2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है x3, तो 0 हो सकता है, तो लेस देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। एंड w1 w2 w3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखिए मिनिमम के अंदर जो आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्राइमल प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट बन रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेंगे, w1 w2, 2 कंस्ट्रेंट बन रहे हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आएंगे। इसका जो राइट हैंड पार्ट है, कंस्ट्रेंट का राइट हैंड पार्ट है, वो यहाँ पे ड्यूल के अंदर क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाता है। जो ए बनेगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसको आप क्या करोगे, ए का ट्रांसपोज की फॉर्म में पुट करोगे और यहाँ से जो आपका राइट हैंड पार्ट है 3 और 2, कंस्ट्रेंट का राइट हैंड पार्ट, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कहाँ चला जाएगा, 3w1 प्लस 2w2, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पार्ट बन जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पार्ट है ये कंस्ट्रेंट का पार्ट बन जाएगा। तो ये कन्वर्जन हो जाता है आपका मिनिमम जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ड्यूल के अंदर ये पूरा कन्वर्ट होकर इस फॉर्म में बन जाता है। अभी ये देखिए सिंपल कन्वर्जन तो हमने 1 स्टेप में कर दिया कि भाई ड्यूलिटी को, जो हमारा प्राइमल प्रॉब्लम है उसको हमने ड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ड्यूल प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है बाई सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या कंडीशन देखते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, फंक्शन हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, वापस हमें सिंप्लेक्स पे जाना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन हमारी ये होती है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे कि फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। तो ठीक है, मैक्स आ रहा है हमारे पास, मैक्स ऑफ जेड डी बन रहा है। फिर हमारा राइट हैंड पार्ट देखें,
सेकंड कंडीशन होती है कि बी यहाँ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ -3 बन रहा है, यहाँ 0 बन रहा है। तो 2 और 0 तो ठीक है, लेकिन यहाँ -3 आ रहा है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये जो हमारा कंस्ट्रेंट है सेकंड, इसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन लेस देन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। ये हो जाएगा W1 + W2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बन जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारे पास कि इक्वल साइन आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, लेस देन आएगा, यहाँ ग्रेटर देन बन जाएगा, यहाँ पे लेस देन आ रहा है, तो इसको इक्वल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे और उसके बाद हम स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड करके इसको इक्वल बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको कन्वर्जन करते हैं। मैक्स ऑफ ZD = 3W1 + 2W2 सब्जेक्ट टू कंडीशन हमारे पास आ जाएगी 2W1 + W2 <= 2, W1 + W2 > 3 और -W1 + W2 <= 0 एंड W1 W2 W3 > 0। हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और 3 को पॉजिटिव बना दिया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब देखिए क्या दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, फंक्शन मैक्स होना चाहिए, बी पॉजिटिव हो गया। अब इस इनइक्वलिटीज को जो बन रही है उसको हमें क्या करना है, इक्वल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए लेस देन आ रहा है, तो फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट बन रहा है उसके अंदर एक वेरिएबल ऐड करते हैं S1। तो यहाँ से बन जाएगा 2W1 + W2 + S1 = 2। जैसे ही आप एक वेरिएबल ऐड करोगे, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल, ये सिलेक्ट वेरिएबल अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऐड किया तो ये इक्वल के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। यहाँ देखिए ग्रेटर देन साइन आ रहा है, तो ग्रेटर देन साइन आ रहा है तो सेकंड जो कंस्टेंट बन रहा है उसके अंदर आप क्या करते हैं, जब ग्रेटर देन साइन होता है तो एक वेरिएबल को हम माइनस कर देते हैं। तो W1 + W2 - S2 = 3 बन जाएगा। जिस वेरिएबल को माइनस करते हैं उसको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो सेकंड भी इक्वल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर हम थर्ड इनइक्वालिटी जो हमारी बन रही है, थर्ड कंस्ट्रेंट जो बन रहा है, इसको हम इक्वल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन लेस देन साइन आ रहा है तो एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, तो -W1 + W2 + S3 = 0। ये क्या हो गया, हमारे पास स्लैक वेरिएबल हो गया। अब स्लैक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 से मल्टीप्लाई करके पुट करते हैं। तो 0S1 + 0S2 + 0S3 एंड जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं W1 W2 W3 S1 S2 S3, वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। अब जब आप यहाँ से इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे, तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाओगे तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ से चेक करते हैं। देखिए ए क्या बनेगा हमारे पास, ए जो बनेगा 2 1 -1 1 1 और 1। ये W1 का कॉलम हो गया, ये W2 के लिए हो गया। फिर S1 के लिए क्या लिखोगे, 1 0 0। S2 के लिए क्या लिखा जाएगा, 0 -1 0। और S3 के लिए लिखोगे 0 0 और 1। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए आप, ये जो हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिली है, इसके अंदर आप देखिए हमें 3 × 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। W1 W2 S1 S2 S3, यहाँ पे हमें 3 × 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के 2 ही कॉलम मिल रहे हैं आपको, 1 0 0 0 0 और 1। ये वाला कॉलम हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और बिग एम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए सेकंड जो कंस्ट्रेंट हमारा बन रहा था उधर हम एक वेरिएबल ऐड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, यूनिट मैट्रिक्स का एक कॉलम चाहिए। तो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं, सेकंड कंस्ट्रेंट के अंदर हमें ऐड करना पड़ता है A1। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं हम आर्टिफिशियल वेरिएबल, क्योंकि हमें यूनिट मैट्रिक्स नहीं मिल रही है 3 × 3 ऑर्डर की। तो सेकंड के अंदर हमने ऐड किया एक आर्टिफिशियल वेरिएबल A1, और इस आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो -m से मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देते हैं, -m A1। m यहाँ पे लार्ज पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, और यहाँ लिख देते हैं हमारे पास एक नया वेरिएबल आ गया A1, तो A1 > 0। अब इस पूरे की मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं, तो C हमारे पास आ गया 3 2 0 0 0 -m, और A के अंदर हम ये लिख देंगे 0 1 0। तो हमें देखिए अब यूनिट मैट्रिक्स मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। सारे कॉलम आगे 3 × 3 ऑर्डर के। बी हमारे पास आ गया 2 3 0
और W हमारे पास बन रहा है W1, W2, W3, S1, S2, S3 एंड A1। अब हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। CJ B XB की जगह हम WB लिख देंगे, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास W1, W2, W3 है, तो WB पुट कर देंगे और यहाँ CB बन जाएगा। यहाँ पे देखिए पुट करते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल लिस्ट है W1, W2, S1, S2, S3 और A1। यहाँ चाहो तो आप W3, W4, W5, W6 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से पता चलता है, देखिए सरप्लस वेरिएबल हैं, सिलेक्ट वेरिएबल हैं, सरप्लस हैं और आर्टिफिशियल है, नाम से पता चल जाता है हम लोग। C कॉस्ट वैल्यू पुट करते हैं 3, 2, 0, 0, 0 और -m। बेस B के अंदर वैल्यू बन रही है 2, 3, 0 और यहाँ पे कॉलम वाइज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पुट कर देते हैं 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 1 और 0, 1, 0। अब देखिए हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, ये पुटअप करने की कहाँ से आ रहे हैं, WB के अंदर बेसिक वेरिएबल्स पुट करने होते हैं। तो आपको यहाँ से चेक करना है, ये जो टेबल बन रही है इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि यूनिट मैट्रिक्स का फर्स्ट 1 कहाँ आ रहा है आपके पास, मतलब यूनिट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1, 0, 0। तो ये 1 आ रहा है, इसका जस्ट अबाउ देखो क्या बन रहा है S1, तो S1 को आप यहाँ पुट करोगे और S1 की कॉस्ट वैल्यू क्या बनेगी इसकी जस्ट अबाउ, चलो कॉस्ट वैल्यू 0 बन रही है, यहाँ पुट करो। फिर देखिए यूनिट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम आपके पास कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है देखिए 0, 1, 0। तो 1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब पहले आप A1 पुट करोगे और A1 की कॉस्ट वैल्यू -m बन रही है, तो यहाँ पुट करोगे। फिर हमारे पास देखना है कि यूनिट मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम 0, 0, 1 यहाँ आ रहा है, तो S3 पुट करोगे और इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 0 बन रही है, तो इसको यहाँ पुट करोगे। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपने लिखी है ना, इसके अंदर यूनिट मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर में नहीं है। देखिए ऑर्डर का मतलब है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो बिखरी हुई है, 1, 0, 0 आ रहा है, उसके बाद 0, 0, 1 आ रहा है, फिर 0, 1, 0 आ रहा है। तो ये जो कॉलम है ये आपको ऑर्डर मेंटेन करके देता है, मतलब पहले ये S1 बोल रहा है तो 1, 0, 0 हुआ, फिर A1 बोल रहा है तो 0, 1, 0 हुआ, फिर S3 हुआ, इसका मतलब 0, 0 और 1 हुआ। तो ये हमेशा यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर मेंटेन करता है। अब हम टेबल का नेट सॉल्यूशन निकालते हैं, ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ZJ माइनस CJ के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है CB ये कॉलम है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करते हैं WJ से, मतलब W1, W2, W3, W4, W5, W6, J इक्वस टू 1 to 6 चला जाएगा हमारे पास, माइनस CJ ये रहा हमारे पास, वैल्यू पुट कीजिए, C1 हो जाएगा, C2, C3, C4, C5, C6। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो CB को W1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 2 0 बन गया, प्लस -m इंटू 1 तो -m बनेगा, और प्लस 0 इंटू -1 तो 0 बन गया। तो आया क्या हमारे पास, CBW1 -m आया। फिर क्या करते हैं उसमें से माइनस CJ करना है, मतलब -C1 करोगे तो माइनस का 3 करोगे तो -m -3 बनेगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे CB को W2 से तो 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस -m इंटू 1 -m हो गया, प्लस 0 इंटू 1 फिर 0 बन गया, तो क्या आया, -m आया। और क्या करना है, -CJ करना है, मतलब -2 करोगे तो -m -2। सिमिलरली आप आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ m आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब हमें देखना है यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज क्या बन रही है। अब m हमारा लार्ज पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव के अंदर देखिए क्या बन रहा है। तो यहाँ पे m को अगर आप 100 पुट करते हैं तो माइनस का 103 बन रहा है, यहाँ पे -102 बन रहा है। तो ये एंट्री वेक्टर बन जाएगा हमारा, ये एंट्री वेक्टर बनेगा हमारा। तो एंटर ये करेगा, इसका मतलब W1 एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है तो आपको आउटगोइंग चाहिए। तो आउटगोइंग के लिए हम एक और कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, WBI मतलब हो गया आपका बेस के अंदर क्या वैल्यू है, बेस के अंदर क्या वैल्यू बन रही है, डिवाइड बाय WJ मतलब आपका एंट्री कॉलम या एंट्री वेक्टर कौन सा है। और WJ के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कॉलम एंटर करता है उसके जो एलिमेंट है हमेशा ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, तभी वो आप उससे डिवाइड करते हो।
अगर वो नेगेटिव आते हैं या ज़ीरो आते हैं तो हम कभी उससे डिवाइड नहीं करते, बेस को उससे कभी डिवाइड नहीं करते। मतलब बी में आपको डिवाइड करना है जो आपका एंट्री कॉलम बन रहा है या एंट्री वेक्टर बन रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 2 करोगे आप तो 1 बन जाएगा, 3 डिवाइड बाई 1 करोगे तो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको हमने छोड़ दिया, इसको हम कंसिडर नहीं करते। अब इन दोनों के अंदर आपको देखना है कि मिनिमम कौन आ रहा है, तो मिनिमम 1 बन रहा है। किससे डिवाइड किया आपने? 2 से, तो 2 आपका की एलिमेंट है, ये हमारा की एलिमेंट बन गया, इसको हमने बॉक्स के अंदर पुट कर दिया। इसके क्रॉसपॉन्डिंग वेरिएबल क्या है? S1, तो ये आउटगोइंग है। अब आउटगोइंग चाहे आप यहाँ एरो बनाओ या S1 के लिए यहाँ एरो बनाओ, आउटगोइंग वेक्टर S1 टेबल से S1 आउटगोइंग होने का मतलब है S1 जो है नेक्स्ट टेबल के अंदर आपका चेंज हो जाएगा, 1 0 0 उसमें नहीं रहेगा। तो ये 1 0 0 बनेगा क्या? क्योंकि हर टेबल में यूनिट मैट्रिक्स मेंटेन रहती है। अगर 1 0 0 चेंज हो जाएगा तो वापस 1 0 0 बनेगा कहाँ? तो जहाँ पे की एलिमेंट आएगा वहाँ पे 1 बनेगा, और की एलिमेंट के नीचे या ऊपर जो भी वैल्यूज होती है या रो होती है वहाँ 0 बनता है। तो यहाँ आपका 1 बनेगा, यहाँ 0 बनाना है आपको, यहाँ 0 बनाना है, क्योंकि हर टेबल में यूनिट मैट्रिक्स मेंटेन रहेगी। 3 इंटू 3 ऑर्डर की आपको यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, तो अगले टेबल में भी मिलनी चाहिए। ये सिंप्लेक्स जो आप जब सॉल्व करते हो तो इसका रूल है। तो ये आउटगोइंग है, इसका मतलब यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर ये बिखर जाएगा तो ये वापस यहाँ मेंटेन होगा, यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा। अब देखिए करना क्या होता है जब आप सिंप्लेक्स टेबल सेकंड बनाने वाले हो, तो CJB WB CB यही नोटेशन देंगे। यहाँ W1 W2 S1 S2 S3 A1 लिखोगे, 3 2 0 0 0 -m बन जाएगा। अब हमें करना क्या, सबसे पहले कौन सी रो को सॉल्व करना है, तो जिसके अंदर की एलिमेंट आ रहा है वो रो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और की एलिमेंट वाली रो को हमें यहाँ 1 चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी की एलिमेंट की वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब R1 रो को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड बाई 2 1 बन जाएगा, यहाँ 1/2 1/2 0 0 और 0। ये हमारी न्यू रो बन जाएगी, इसको हम नोटेशन देंगे न्यू रो। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के अंदर ये रो क्या बनेगी, 1 1 1/2 1/2 0 0 और 0, इसको हम नोटेशन देंगे न्यू। न्यू R1 बन गई। अब देखिए यहाँ हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। तो आप सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में जो R2 फाइंड करने वाले हो, तो R2 के अंदर आप लिखोगे R2 माइनस R1 न्यू, क्योंकि R1 में यहाँ ऑलरेडी वैल्यू क्या बन चुकी है, 1 बन चुकी है, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप, तो 1 - 1 आपका 0 बन जाएगा। और R3 में आप अप्लाई करोगे R3 प्लस R1 न्यू, यहाँ -1 है और न्यू R1 में यहाँ 1 है, तो -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम ये अप्लाई करने वाले हैं, R1 डिवाइड बाई 2, R2 के लिए R2 माइनस R1 न्यू और R3 के लिए R3 प्लस R1 न्यू। तो CJB WB CB W1 W2 S1 S2 S3 A1 3 2 0 0 0 -m। अब पहले हम इस रो को सॉल्व किया तो यहाँ 1 हो गया, 1 1/2 1/2 0 0 0। यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने 0 0 लिख दिया क्योंकि मुझे बनाना है। ये हमारी न्यू रो हो गई, इसको नोटेशन दे दिया हमने न्यू रो। उसके बाद आप सॉल्व करोगे R2 में R2 माइनस R1 न्यू और R3 में R3 प्लस R1 न्यू, तो हमारे पास ये दो रो बन जाएगी, 2 0 1/2 -1/2 -1 0 1 एंड 1 0 3/2 1/2 0 1 और 0। अब ये बनने के बाद आपको WB के अंदर बेसिक वेरिएबल पुट करना है, तो चेक करो हर टेबल में यूनिट मैट्रिक्स मेंटेन रहनी चाहिए। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हमें मिल रही है। तो पहला 1 हमारा यूनिट मैट्रिक्स का यहाँ आ रहा है, इसका मतलब W1 जाएगा यहाँ पे, और W1 की कॉस्ट वैल्यू 3 बन रही है तो यहाँ 3 पुट करेंगे। फिर हमारे पास देखिए सेकंड कॉलम बन रहा है 0 1 0, तो 1 A1 जाएगा यहाँ पे और A1 की कॉस्ट वैल्यू बन रही है -m, यहाँ पुट करेंगे। थर्ड हमारे पास कॉलम 0 0 1 यहाँ मिल रहा है, तो S3 को हम यहाँ पुट करेंगे, S3 की कॉस्ट वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे। अब टेबल का अगेन नेट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ZJ माइनस CJ दिस इज इक्वल्स टू CB WJ माइनस CJ। फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 1 3 प्लस -m × 0,
0 बन जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0, तो CB और W1 क्या बना आपका 3 बना। फिर माइनस CJ करोगे तो -3, 3 - 3 0 बन जाएगा। सिमिलरली CB को W2 से मल्टीप्लाई करो तो टेबल का जब सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। इसमें देखो m हमारे पास लार्ज मोस्ट नेगेटिव नंबर है, हमारे पास लार्ज नंबर है, तो आप कुछ भी पुट कर दो, 100, 1000 m की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी। ये हमारा एंट्री वेक्टर बन जाएगा। एंट्री वेक्टर बनने के बाद हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो फाइंड करते हैं। तो मिनिमम रेशियो का मतलब हो गया बेस बी के अंदर जो एंट्री कॉलम है उससे आपको डिवाइड करना है और ध्यान रखना कि एंट्री कॉलम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, 1/2, 1/2, 3/2, तो 1 के अंदर डिवाइड करो 1/2 से तो 2 बन गया, 2 के अंदर डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 1 हो गया, और 1 के अंदर 3/2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 बनेगा। तो इन सब में हमारे पास 2/3 सबसे मिनिमम आ रहा है। इसका मतलब 3/2 हमारा की एलिमेंट है और इसकी क्रॉसपोंडिंग S3 आउटगोइंग वेक्टर है। अब S3 का कॉलम देखो क्या बन रहा है, 0 0 और 1। इसका मतलब S3 के अंदर नेक्स्ट टेबल में चेंज होगा। चेंज होते ही हमारी यूनिट मैट्रिक्स बिखर जाएगी। तो वापस यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम मेंटेन होने के लिए ये जो 1 है ये की एलिमेंट की जगह पे बनने वाला है, यहाँ 0 बनेगा और यहाँ 0 बनेगा। तो नेक्स्ट जब थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में जाओगे तो सबसे पहले कौन सी रो सॉल्व करनी है, जिसके अंदर की एलिमेंट होता है। तो की एलिमेंट को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तभी 1 बनेगा। सबसे पहले R3 को सॉल्व करेंगे। तो R3 को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ बन जाएगा R3 डिवाइड बाई 3/2, तो यहाँ बन जाएगा 3/2, ये 0 बन जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आप 1/2 को डिवाइड करने वाले हो 3/2 से, तो यहाँ 1/3 बनेगा, यहाँ वैल्यू 0 बन जाएगी, यहाँ वैल्यू 2/3 बनेगी, यहाँ 0 बन जाएगा, फिर यहाँ 1 बनेगा, तो ये हमारी न्यू रो बन जाएगी। इस न्यू रो को आपको ये R1 और R2 के साथ में सॉल्व करना है। R1 के अंदर अप्लाई करेंगे R1 माइनस 1/2 R3 न्यू, और R2 के लिए अप्लाई करोगे R2 माइनस 1/2 R3 न्यू। फिर हम थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। अब देखिए थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हम रेडी करते हैं तो CJ B WB CB W1 W2 S1 S2 S3 A1 3 2 0 0 0 माइनस M। सबसे पहले हम R3 को रेडी करते हैं तो ये 2/3 0 1 1 आएगा, यहाँ 0 चाहिए 0 चाहिए। R3 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 3/2 कर रहे हैं, यहाँ 1/3 बन गया, 0 हो गया, 2/3 हो गया, 0 हो गया। फिर R1 में R1 माइनस 1/2 R3 न्यू, और R2 के अंदर R2 माइनस 1/2 R3 न्यू, ये न्यू बन रहा है हमारे पास R3। तो यहाँ पे R1 मिल जाएगा 2/3 1 0 1/3 0 माइनस 1/3 0, और R2 बन जाएगा 0 0 माइनस 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 और 1। अब चेक करो, देखो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 मिल रही है, 0 1 0 मिल रही है और 0 0 1 मिल रही है। यूनिट मैट्रिक्स हर टेबल में मेंटेन रहेगी। अब यहाँ पे देखिए बेस के अंदर हमारे पास बन गया 2/3 5/3 2/3। WB के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए फर्स्ट 1 यहाँ आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स का, तो W1 यहाँ जाएगा, इसकी कॉस्ट वैल्यू 3 बन रही है। सेकेंड 1 यहाँ बन रहा है, A1 जाएगा, इसकी कॉस्ट वैल्यू -M बन रही है। और थर्ड 1 हमारा यहाँ आ रहा है, देखिए W2 जाएगा यहाँ पे और इसकी कॉस्ट वैल्यू 2 बन रही है। अब नेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ZJ माइनस CJ CB WJ माइनस CJ। तो वापस CB को पहले W1 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3 प्लस माइनस M इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0। तो यहाँ से CB W1 कितना मिला हमको 3, और माइनस C1 करोगे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 0 प्लस माइनस M इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 2 माइनस 2 अगेन 0 हो जाएगा। फिर CB को आप S1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1/3 1 बन जाएगा, माइनस M इंटू 2/3 तो 2/3 M हो गया, यहाँ से 2/3 M बन गया, यहाँ से प्लस का 1 बन गया, और यहाँ से क्या आ गया प्लस का 2/3। सॉल्व करने पे 2/3 M और प्लस का 5/3 और माइनस CJ कितना है 0 है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब देखिए होता है एक्चुअली क्या है कि जब आप टेबल फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल से सबसे पहले बाहर जाना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लैग और सरप्लस वेरिएबल बार बार बाहर निकल रहे हैं, तो हमारे पास ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल तो वैसे के वैसे पड़ा है टेबल के अंदर, और आर्टिफिशियल वेरिएबल बेस के अंदर क्या वैल्यू ले रहा है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, बेस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है 5/3, और ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस टाइप का आपको, कि जब ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए और आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल के अंदर मौजूद हो, इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 but artificial variable appear at positive level in basis B, therefore dual problem has no feasible solution। और बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूलिटी हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो गिवन LPP है उसका भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, जो प्राइमल प्रॉब्लम दे रखी है उसका भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर ड्यूल का फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो प्राइमल का भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो बेस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, इसलिए इसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बनने वाला है।